हूँ आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। तो अब आज जो हम इसका फर्स्ट पेज पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं कि प्रियम्बल क्या है। क्या ये संविधान का हिस्सा है? ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, ये दरअसल में किसके ऊपर आधारित है और ये हमें क्या बताने के कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, यह संविधान का क्या है, परिचय है, प्रारंभिक परिचय है। मतलब आपको ये ध्यान रख लेना, एक प्रीफेस की तरह कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में क्या लिखा है क्या नहीं, उसके बारे में बताने का प्रयास करता है। यदि आम भाषा में बोलूं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, संविधान का क्या है, ये सार है, या फिर संविधान की क्या है, ये समरी है। ठीक है, मतलब पूरे संविधान का जो निचोड़ है वो इस प्रियम्बल में इकट्ठा किया गया है। ठीक है, जो संविधान के आदर्शों मतलब उसके आइडियल्स क्या है, उसके उद्देश्य, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके सिद्धांतों, उसके प्रिंसिपलों को संक्षेप में बताता है, ब्रीफ में बताने का कार्य करता है। तो किन किन चीज़ों को बताने का कोशिश करता है ये, आदर्शों को, उद्देश्यों को और सिद्धांतों को ब्रीफ में बताता है। ठीक है, इसे संविधान की आत्मा या फिर कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सोल या फिर की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है किसको, प्रस्तावना को, कि इसी के दम पर आप जो संविधान की पूरी जो किताब है, ठीक है, उसकी ये चाबी है। मतलब जो अगर संविधान एक ताला है तो उस ताले को अगर मेरे को खोलना है तो ताले को खोलने के लिए चाबी लगेगी, वो कौन सी लगेगी, ये प्रस्तावना की लगेगी। ठीक है, आम शब्दों में कहा जाए तो यह एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताएगा, क्या बताएगा, कि भारत एक कैसा देश है और यहाँ के नागरिकों को क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे और क्या अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इन सब के बारे में ही बताएगी मेरे को कौन, प्रियम्बल बताएगी। ठीक है, तो एक बार जरा भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है इसको पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान, तो उसकी उद्देशिका है, उसकी प्रस्तावना क्या कहती है। ठीक है, तो कहती है हम का मतलब क्या, हम भारत के लोग। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवरेन, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय, जस्टिस, तो कितने न्याय, 3 तरह के न्याय, विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, ठीक है, एक्सप्रेशन, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास का मतलब बिलीव, फेथ एंड वर्शिप की क्या, स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। न्याय कितनी तरह का, 3 तरह का। स्वतंत्रता कितने तरह की, 5 तरह की। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा बोले तो स्टेटस, अवसर बोले तो अपॉर्चुनिटी की क्या दे रहे हैं हमें, ये समानता मतलब इक्वालिटी। ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी, और राष्ट्र की एकता, ठीक है, यूनिटी और अखंडता, इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस विधानसभा कब 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, एतद द्वारा संविधान को क्या अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब एडॉप्ट, अधिनियमित एनेक्ट और आत्मसमर्पित, ठीक है, मतलब खुद को क्या करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तावना है, जो क्या क्या कह रही है वो हमने अभी जाना है। ठीक है, तो इसमें एक शब्द लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है, तो सबसे पहला लिखा है कि भारत के संविधान का निर्माण और उसका अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। तो अपने रिप्रेजेंटेटिव, तो हमने जाना था कि जो हमारी संविधान सभा थी वो पार्शली क्या थी, इलेक्टेड थी, पार्शली क्या थी, नॉमिनेटेड थी। मतलब उसमें जो है भारतीयों की तरफ से चुने गए कुछ व्यक्ति गए थे, तो उनके बारे में बात करता है, ना कि इसे किसी राजा या फिर बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है।
ठीक है। तो जो भारत का संविधान है ये भारत के लोगों के द्वारा ही क्या करा गया है, खुद के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब प्रभुत्व संपन्न हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि देश के चाहे आंतरिक फैसले हो चाहे बाह्य फैसले हो, बिना किसी अगर दबाव से लेगी यहाँ की सरकार, तभी उसे बोला जाएगा कि वो क्या है, प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, मतलब सेक्युलर, कि इस देश में जो भी सरकार होगी, ठीक है, उसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है। सरकार की नज़र में सभी धर्म क्या है, इक्वल है, और नागरिक जो चाहे किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से मान सकते हैं, कोई उसके ऊपर जोर जबरदस्ती या फिर रोका टोकी नहीं की जाएगी। इसके अलावा गणराज्य मतलब रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या था कि हेड ऑफ द जो स्टेट होगा, राज्य का जो मुखिया होगा, राष्ट्र का जो मुखिया होगा, ठीक है, वो ध्यान रख लेना, वो क्या होगा, निर्वाचित होगा, और उसका जो पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है। फिर इसके अलावा लोकतंत्रात्मक, कि हमारे यहाँ पर जो सरकार होगी वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, वो लोगों के लिए ही क्या करेगी, वो कार्य करेगी। तो सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं, यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है। तो मतलब असल जो पावर रहेगी वो किसके हाथ में रहेगी, जनता के हाथ में रहेगी। ठीक है। इसके अलावा न्याय, ठीक है, तो जस्टिस की बात कर रहे हैं, कितने तरह के जस्टिस की बात करते हैं, 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके अलावा स्वतंत्रता, तो कितनी तरह की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता। तो नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर भी कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। तो मतलब एक तरह से आपको क्या दे रखी है, फ्रीडम दे रखी है। हुआ यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आती है समता, इक्वालिटी की बात हो रही है। तो कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, सभी लोग क्या हैं, समान है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं, ठीक है, जो सोशल इनइक्वालिटीज चली आ रही थी, उनको क्या करना है, हमको समाप्त करना है। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध करवाने की क्या करेगी, व्यवस्था करेगी। ठीक है। इसके अलावा आता है बंधुता, फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारे की भावना का लोगों के अंदर क्या करना है, उनको पैदा करना है, उस भावना को बढ़ाने का प्रयास करना है। क्लियर। तो ये वाली चीजें हैं सारी के सारी कहाँ पर, हमारी प्रस्तावना के बारे में। ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। तो यह क्या है, संविधान का दर्शन है, मतलब संविधान की क्या बताएगी हमें, ये फिलोसफी बताएगी। तो यह संविधान के निर्माताओं के विचारों को समझने की क्या है, ये कुंजी है। इसके अलावा ऐतिहासिक स्रोत किस पर आधारित था ये, तो हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में जान लिया था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, उसी का जो मॉडर्न रूप है वो क्या है, हमारी प्रस्तावना है। ठीक है। तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर क्या है, आधारित है। ठीक है। व्याख्या में सहायक है। जब भी संविधान के किसी वाक्य अंश में, ठीक है, अस्पष्टता, मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मेरे को कोई चीज़ क्लियर करनी है, तो वो किसका सहारा लेती है, वो प्रियम्बल का ही सहारा लेती है। ठीक है। अगर केशवानंद भारती वाला केस मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट इसका सहारा लेती है। ठीक है। हालांकि यह क्या है, गैर न्यायोचित है, मतलब इसे सीधे जो है वो कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन यह प्रशासन के लिए क्या है, ये मार्गदर्शक का कार्य करती है, एक तरह से गाइड करने का कार्य करती है। हुआ क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपको ये जो प्रस्तावना है ये आपको 4 चीजें बताती हैं। पहला बताएगी सोर्स ऑफ पावर या फिर सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि पावर जो है इस देश में किसके हाथ में होगी और किसके हाथ में नहीं होगी। दूसरा ये बताती है हमें कि भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र है या किस प्रकार का राष्ट्र नहीं है। तीसरा, इस जो हमने ये संविधान बनाया है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उसके बारे में बताएगी। और चौथा बताएगी क्या, अपनाने की तिथि बताएगी। ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया है सोर्स ऑफ पावर। तो सोर्स ऑफ पावर जो माना गया है यहाँ पर संविधान में, वो किसको माना गया है, भारत के लोगों को। तो पहली ही लाइन हमारे प्रस्तावना की क्या बोलती है, हम भारत के लोग। ठीक है।
तो ध्यान रख लेना, सोर्स ऑफ पावर या कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो भारत की जनता से ही मिलती है। दूसरा पॉइंट जो बात करता है कि भारत का नेचर कैसा होगा, तो याद रखना SSSDR, सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोवरेन मतलब आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए पूरी तरह क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। सोशलिस्ट मतलब इनइक्वालिटी को क्या करना है, खत्म करना है। सेकुलर कि जो भी यहाँ पर सरकार आ गई या ये भी जो जो देश बनाएंगे हम, इसका कोई भी एक धर्म नहीं होगा, यहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाएगा। उसके अलावा डेमोक्रेटिक मतलब जो रूल करेगा, यहाँ पर जो भी शासन करेगा वो एक सरकार के रूप में करेगा और उस सरकार को जनता द्वारा ही चुना जाएगा। और उसके अलावा तीसरा है रिपब्लिक की हेड ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ पर क्या होगा, इलेक्टेड होगा और उसका जो पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, तो भारत एक महान देश नहीं, भारत एक कैसा देश, SSSDR। तो इन फ्यूचर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए भारत किस प्रकार का देश है, तो ये नहीं बोलना भारत एक महान देश है, भारत एक कैसा देश है, SSSDR है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कहाँ पूछे जाएंगे, इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर अपने मन का कचरा है जो कि मेरा भारत महान, मैंने एक मोटर व्हीकल के ऊपर देखा था लिखा हुआ मेरा भारत ऐसा मेरा भारत वैसा, नहीं, मेरा भारत सिर्फ क्या, SSDR। हो गया क्लियर। अब आते हैं संविधान के उद्देश्य। तो संविधान में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो न्याय कितनी तरह का, 3 तरह का। इसके अलावा स्वतंत्रता कितने तरह की, 5 तरह की। इसके अलावा आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, समता इक्वलिटी कितने तरह की, 2 तरह की। एक थी अवसर की और एक थी किसकी, प्रतिष्ठा की। और तीसरी चीज आपको देखने को मिलेगी क्या, बंधुता फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है, देखो, नागरिकों से वादा किया जा रहा है कि आपको जो हम ये संविधान बनाने जा रहे हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो न्याय मिलेगा जी आपको, स्वतंत्रता मिलेगी आपको, समता मिलेगी आपको और साथ में क्या मिलेगी आपको, बंधुता या फिर फ्रेटर्निटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो अभी तो फिलहाल के लिए इतना। फिर उसके अलावा आएगा हमारे पास क्या, अपनाने की तिथि। तो कब अपना रहे हैं हम उसको, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ ले कि बताइए इस प्रस्तावना के अगर एक एक उधेड़ बुन की जाए तो कितनी चीजें देखने को मिलेंगी जी, मोटे तौर पर कितनी चीजें, 4 चीजें। सबसे पहले क्या, सोर्स ऑफ पावर, भारत का नेचर, नागरिकों को क्या मिलेगा, संविधान के क्या उद्देश्य हैं, और लास्ट बनाएगा अपनाने की तिथि। तो यही है जो हमने प्रस्तावना ऊपर पढ़ी, ये 4 पॉइंटों में खत्म। ठीक है, तो अब आता है सबसे पहला है जारीकर्ता या फिर सोर्स ऑफ पावर। तो कौन है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो यह जो लाइन है क्या सत्यापित करती है, क्या स्थापित करती है कि संविधान की अंतिम संप्रभुता किस में है, कि अंतिम जो सोवरेनिटी है वो किसके हाथों में, सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों के हाथों में है। ठीक है, महत्व क्या है इसका, वैधता क्या है, तो लोग स्वयं को यह संविधान दे रहे हैं जिससे इसे और इसके तहत स्थापित संस्थानों को क्या मिलेगी, वैधता मिलेगी, लेजिटिमेसी मिलेगी। ठीक है, कि जो भी ये क्या बनाएंगे, कोई इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है, इस देश में शासन चलाने के लिए, वो क्या होगी, वैध होगी। ठीक है, जनशक्ति यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार लोगों को कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि शक्ति का जो अंतिम स्रोत होगा वह सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे, लोग ही होंगे। ठीक है, अब ये जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, ये दरअसल में कहाँ से ली है हमने, तो ध्यान रख लेना, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, तो अगर मोटे तौर पर आगे आगे जब मैं जाऊंगा तो देखो, पहला जो इम्पैक्ट है पहली लाइन के ऊपर भी, वो किसका इम्पैक्ट देखने को मिला हमको, यूएसए का देखने को मिला। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे अभी न्याय, तो न्याय जो है वो किससे प्रभावित होगा, रूस की क्रांति से प्रभावित होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, स्वतंत्रता, साथ में पढ़ेंगे क्या है इसके, समानता, ये किससे प्रभावित होगी, ये होगी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते भी हैं कि ये जो हमारी प्रस्तावना में ये शब्द हैं, ये दरअसल में किस देश से प्रभावित है और किस देश से नहीं है। ठीक है, अब नागरिकों से वादा किया जा रहा है, तो न्याय कितनी तरह का, 3 तरह का। तो देखिए, समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए न्याय क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो कंपल्सरी
एक तरह से पिलर है, ठीक है, शासन का या फिर गवर्नेंस का, वो क्या है, न्याय है, ठीक है। तो यह मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के तहत आपको क्या मिलेगा, पॉलिटिकल राइट देखने को मिलेंगे, और डीपीएसपी के तहत आपको क्या देखने को मिलेंगे, सामाजिक और आर्थिक न्याय देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो सोशल जस्टिस में क्या कहा गया है कि कास्ट हो गया, ठीक है, उसके अलावा पंथ हो गया, लिंग हो गया और धर्म जैसे सामाजिक आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको जो है वो समान समझा जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा कहा गया है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस में क्या कहा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक जगह नहीं होगा, जितनी भी देश की संपत्ति है, जितने भी देश के संसाधन हैं, उन सब पर सभी नागरिकों का क्या होगा, समान अधिकार होगा। इसी को बोला जाता है आर्थिक न्याय, जिसके तहत हम क्या करेंगे, लोगों के बीच में जो असमानता है, इनइक्वालिटी या पैसों को लेकर, वेल्थ को लेकर, उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो न्याय आता है हमारे पास, वो कौन सा आता है, राजनीतिक न्याय। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, ठीक है, जैसे वोट देने का अधिकार, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो न्याय कितनी तरह का, 3 तरह का। और ये तीनों जो आइडियोलॉजी है न्याय की, ठीक है, तीनों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये किससे प्रभावित है, तो ये है रूसी क्रांति से। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है हमारे पास नागरिकों से वादा। दूसरा वादा जो हम कर रहे हैं, किसका वादा कर रहे हैं, स्वतंत्रता का और समता का। तो स्वतंत्रता कितने तरह की, 5 तरह की। कौन कौन सी, विचार की, थॉट की। दूसरा आता है अपने आप को अभिव्यक्त करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तीसरा आता है विश्वास या फिर फेथ की। उसके बाद आता है मेरे पास धर्म, ठीक है। और लास्ट वन आता है मेरे पास उपासना यानी कि वर्शिप की, ठीक है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यह व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं का एहसास करने और समाज में योगदान करने में सक्षम बनाता है, जिससे राष्ट्र की क्या हो सके, प्रगति हो सके, ठीक है। अब इन शब्दों को जान लेते हैं। भैया विचार, आप जो चाहे वो विचार कर सकते हैं। पहला तो यह, जो चाहे वो सोच सकते हैं, कोई भी आपके थॉट को रोक नहीं सकता, ठीक है। दूसरा आता है अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करके रख सकते हैं, खोल के रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो नंगे को घूमने लग जाओ, कि आप बोलो कि नंगे होकर घूमना जो मेरा क्या है, अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे तब इसके ऊपर आएगा हमारे पास क्या, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। मतलब उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है। स्वतंत्रताओं के नाम पर यह नहीं है कि आप जो मेरे से स्वतंत्रता मांग रहे हैं उसके कारण दूसरे की स्वतंत्रता हैम्पर हो रही है, दूसरे की स्वतंत्रता कम हो रही हो, ठीक है। अब इन्हीं शब्दों में जरा ये 3 शब्द आते हैं, इनको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बिलीव, मत या फिर धारण, ठीक है। तो बिलीव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इस क्या कह रहा है कि इसका संबंध व्यक्ति के विचारों और नजरिए से है, ठीक है। बिलीव का मतलब यहाँ पर मैं बोलूँ तो बिलीव का मतलब यहाँ पर कहा गया है किससे है, धर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यह है ना धर्म। चलिए, तो इसका संबंध व्यक्ति के विचारों और नजरिए से है। तो ध्यान रख लेना, यहाँ भले ही देखो शब्द यूज किया गया है धर्म, लेकिन जब हम इसका मीनिंग देखने को मिलेंगे तो हमें क्या देखने को, तो यह किसी भी विषय, चाहे वो धार्मिक हो या फिर गैर धार्मिक विषय हो, पर आपकी अपनी समझ या राय हो सकती है, ठीक है। तो आप चाहे धार्मिक नजरिए से देखें या फिर गैर धार्मिक नजरिए से देखें, ठीक है। तो आपके खुद के पर्सनल क्या होंगे, विचार होंगे, खुद के आपके पर्सनल नजरिए होंगे, ठीक है। तो आपकी पर्सनल क्या है, एक तरह से राय है। अर्थ क्या हुआ इसका कि किसी बात को सत्य मानना, ठीक है। आपको पूरी आज़ादी दी गई है।
आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि आप इस बात को सत्य मानिए या इसको असत्य मानिए। यह पूरी तरह से आपका कैसा विषय होगा, आंतरिक विषय होगा। ठीक है, महत्व क्या है इसका, ठीक है, तो संविधान आपको यह आज़ादी देता है कि आप अपनी पसंद की विचारधारा या सिद्धांतों को क्या कर सके, मान सके। कोई भी आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास फेथ, विश्वास। तो ध्यान रख लेना, पहला आएगा क्या, धर्म, जहां पर इसके लिए शब्द यूज किया गया है बिलीव। दूसरा किया गया है फेथ, जहां पर इसके लिए शब्द यूज किया गया है विश्वास। तो यह धार्मिक निष्ठा और अटूट भरोसे से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रख लेना, फेथ में और बिलीव में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर विचार और नजरिए का फर्क है, यहाँ पर अब आपका जो धार्मिक निष्ठा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय और ईश्वर शक्ति में क्या करना, गहरा भरोसा रख सकते हैं आप। तो कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होगी आपके साथ, आप जिस भी धर्म को मान रहे होंगे तब। इसका अर्थ है कि राज्य या गवर्नमेंट आपको किसी धर्म विशेष को मानने के लिए क्या नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती, और ना ही आपको अपने धर्म पर अडिग रहने से रोका जा सकता। आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलेगी। उसके बाद आता है वर्शिप, उपासना। ठीक है, तो यह विश्वास तथा बाहरी प्रदर्शन का है। आप जो है टीका लगाइए, माला पहनिए, आप नमाज पढ़िए, मत पढ़िए, आप चर्च जाइए, मत जाइए, आप गुरुद्वारे में जाके जो भी सेवा कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्रता है। तो ध्यान रख लेना, उपासना जो होती है थोड़ा सा क्या होती है, एक्शन ओरिएंटेड, मतलब बाहरी चीजों को प्रदर्शित करती है, जबकि ऊपर वाली जो दोनों चीजें हैं वो थोड़ा सा आप लोगों के क्या है, आंतरिक विषय है। तो पहले वाले में जब हमने पढ़ा क्या, फेथ पढ़ा, सॉरी बिलीव पढ़ा, तो वो विचार के लेवल पर। फिर दूसरा हमने पढ़ा फेथ के लेवल पर, मतलब मेरा भगवान में अटूट भरोसा है, वो हो रहा है। और तीसरा है बाहरी कार्य, तो वर्शिप। ये है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो उनमें जरा शब्दों के ऊपर खेल, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन आप लोगों की पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जिंदगी में अगर कोई पूछ ले तो इन शब्दों का क्या महत्व है। ठीक है, तो पूजा पाठ हो गया, प्रार्थना हो गया, इबादत हो गया, नमाज होगी, और या किसी भी अन्य तरीके से अपने इष्ट की क्या कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं। महत्व, संविधान सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक अपने रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के तरीकों का पालन करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। आई मेरी बात समझ में। तो पहली चीज तो हमने ये देखी। अब दूसरी चीज जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, समता या फिर इक्वालिटी। कितने पर, 2 चरणों में। पहली कौन सी आएगी हमारे पास, प्रतिष्ठा, और दूसरी आएगी अवसर, स्टेटस की, और किसकी आती है, अपॉर्चुनिटी की। तो यहां पर वही है। तो देखो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इनका क्या मतलब है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला कहा गया है प्रतिष्ठा की समता। ठीक है, प्रतिष्ठा की समता या इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। तो इसका अर्थ है कि समाज में हर व्यक्ति की मानवीय गरिमा, मतलब डिग्निटी है, और उसकी कानूनी हैसियत समान है। मतलब कानून की नज़र में सब क्या है, समान है। ठीक है, किसी के साथ भी कानून की नज़र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि विशेष अधिकारों का क्या करेंगे, हम इसमें अंत करेंगे। किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो जन्म हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया। ठीक है, तो बर्थ, डिसेंट हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, और सेक्स के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार, प्रिविलेज प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा आता है मानवीय गरिमा। कानून की नज़र में एक गरीब से गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति की प्रतिष्ठा क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, समाज में किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल आएंगे। तो उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 17, जो क्या करता है, अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्यता का क्या करता है, अंत करता है। तो ये सारे के सारे जो आर्टिकल 17 है, ऑटोमेटिक प्रमोट किसको कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को प्रमोट कर रहा है। दूसरा आता है हमारे पास अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के लिए। इसका अर्थ है कि राज्य के अधीन किसी भी पद या नौकरी, ठीक है, तो पोस्ट हो गया या फिर एम्प्लॉयमेंट,
के लिए हर नागरिक को अपनी योग्यता साबित करने का क्या मिलेगा, समान मौका दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो हर नागरिक को शिक्षा, रोजगार और प्रगति के समान साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, फिर अब कई बार क्या होता है, आरक्षण का मुद्दा आ जाता है। तो अवसर की समानता का मतलब यह नहीं है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, बल्कि इसका यह मतलब है जो लोग ऐतिहासिक रूप से मतलब जिनके साथ पीछे इतिहास में कुछ बुरा हुआ है, जिनको मेन धारा से अलग किया गया है, उन्हें मेन धारा में लाने के लिए हम उन्हें कुछ प्रिविलेज दे सकते हैं। तब आप ये नहीं बोलोगे कि ये जो है क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए उन्हें समान स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं ताकि वे भी समान अवसर का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो भेदभाव तो हो रहा होगा देखने में, तो ध्यान रख लें, लेकिन उसको हम मानेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों, इनके साथ पास्ट में कुछ बुरा होगा, पहले हम उन्हें समान लेवल पर लेकर आए, फिर हम ये बातें करेंगे। तो पहले समान लेवल पर लाने के लिए हम उसको क्या देंगे, थोड़े प्रिविलेज देंगे। आई बात समझ में यहां तक? चलिए, उसके बाद ठीक है, फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बातें कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी या बंधुता का विचार बहुत गहरा है। इसका अर्थ होता है भाईचारे की भावना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बोला, क्या बोला कि स्वतंत्रता मिल गई, समानता मिल गई, तब तक अधूरी है जब तक उसमें क्या ना हो, बंधुता ना हो। तो भाईचारे की भावना को प्रमोट करना है। ठीक है, तो बंधुता का अर्थ है, क्या अर्थ है कि भारत के सभी नागरिक यह महसूस करें कि वे एक ही मिट्टी की क्या है, संतानें हैं, एक बड़े परिवार का क्या है, हिस्सा है। जाति हो गया, धर्म हो गया, भाषा हो गया और क्षेत्र की बाधाएं उन्हें तोड़ने का कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया। उसके अलावा आता है व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो हर व्यक्ति को इस देश में गरिमा पूर्वक जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा नहीं दिखा सकता। ठीक है, हर व्यक्ति को समाज में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उसकी बात करता है। ठीक है, फिर तीसरी चीज कही गई है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बंधुता केवल भावनात्मक शब्द नहीं बल्कि यह देश को जोड़ने वाला क्या है, ग्लू है। ठीक है, एकता जहां क्या है, एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोगों को जोड़ती है, वहीं अखंडता जो है, ध्यान रख लेना, अखंडता। ठीक है, अखंडता बोले तो क्या, इंटीग्रिटी, एकता बोले तो क्या, यूनिटी। इनके बीच में भी अंतर बताओ। तो एकता मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी के लेवल पर है, और अखंडता ध्यान रख लेना भौगोलिक स्तर पर भारत को टूटने से बचाती है। ठीक है, तो अब देखो बंधुता के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान है, पूछेगा नहीं लेकिन याद रख लेना। जैसे एकल नागरिकता, तो हम एक समय में एक देश के वासी होंगे, ना कि दो देश के वासी होंगे। तो भारत में हम सब केवल भारतीय हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। जैसे यूएसए में है, मान लीजिए मैं कैलिफोर्निया में रह रहा हूँ यूएसए में, तो मैं कहाँ का भी सिटीजन हूँगा, कैलिफोर्निया का भी सिटीजन हूँगा, फिर मैं यूएसए का सिटीजन भी हूँगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश में रह रहा हूँ तो मैं हिमाचली नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या हूँ, भारतीय हूँ। ठीक है, अब रियलिटी में आ जाइए। तो अभी मैं आप लोगों से पूछ लूँ क्या हो, सब के सब बोल लेंगे मैं हिमाचली हूँ। किसी के भी अंदर से वो हिंदुस्तानी या भारतीय नहीं निकलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ कब निकलेगा, जब इंडिया और पाकिस्तान का क्या होगा, क्रिकेट मैच होगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। ठीक है, बस तो यही है हमारे सारे का सारी क्या, प्रस्तावना। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना क्या है, तो सिंपल है कि संविधान का सार है, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जब भी आप किसी भी किताब को खरीदो तो किताब का जो पहला ही पेज होगा, जो इसको बुलाता है प्रीफेस, ठीक है, वो ये बताता है कि ये जो किताब आप पढ़ने जा रहे हो, इस किताब में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक, अब बस एक छोटा सा पॉइंट, कई बार मुद्दा आ जाता है कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो आप लोग सारा मतलब पिछला पास्ट मत खजोलने लग जाना, आप सिर्फ और सिर्फ एक केस याद रखना और उसका नाम क्या है। ठीक है, वो LIC केस 1995। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था
क्या मानना था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। क्या प्रस्तावना, देखो किताब कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग है, उसका पहला पेज, उसका प्रीफेस, उसका सार है पहला पेज। तो अब बोलते हैं, कई बार मुद्दा उठता है कि ये जो पहला पेज है ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि ये क्या है, उसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, और कौन से केस में बोला था, LIC केस में। ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन सा है, समाजवादी, सेक्युलर, और फिर आता है इंटीग्रिटी। ठीक है, बस इतना याद रख लेना, इसके अलावा और आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। होगा क्लियर? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ आया होगा। मैं और भी अपनी तरफ से और एफर्ट करूँगा ताकि जो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज़िंदगी में काम आए। एग्ज़ाम में तो आए ही आए, ज़िंदगी में भी क्या करे आप लोगों के काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।